नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, ये वीडियो इग्नू के उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना एग्ज़ाम अक्टूबर 2020 में दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है इग्नू के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग इस बार आप लोग का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में होने वाला है। डिस्क्रिप्टिव जगह ऑब्जेक्टिव किया गया है और ये मेरी जो वीडियो सीरीज़ चल रही है उसमें मैं आप लोग से आपके सब्जेक्ट्स में आपके जो सिलेबस हैं इग्नू का, उसके जितने भी अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं उनके बारे में आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ लाइब्रेरी ऑटोमेशन के टॉपिक पर, BLI 229। हाँ यस, BLI 229 के टॉपिक के बारे में। ये देख सकते हैं, आपको रिवर्स दिखेगा प्लीज़, इसके लिए सॉरी, क्योंकि फ्रंट वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है फ्रंट से। लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये कौन सी बुक से मैं क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको? ये हमारी जो बुक है केंद्रीय विद्यालय की, फिर से रिवर्स आ रहा है, केंद्रीय विद्यालय की जो उपकार पब्लिकेशन की है, ठीक है। मैं इससे आप लोगों को ये क्वेश्चंस दे रहा हूँ। इसके पीडीएफ्स मैंने आपको व्हाट्सएप पे अपने सेंड किए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में जो हम लोग का इग्नू का व्हाट्सएप ग्रुप बना है, और मेरे टेलीग्राम चैनल्स पे भी ये आपको अवेलेबल हो जाएंगे, वहाँ से आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। उसी प्रिंट का मतलब सॉरी उसी पीडीएफ का मैंने ये सॉफ्ट कॉपी का जो था वो मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया है। इसी प्रिंट आउट की वजह से मैं आपसे ये भी क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूँ। आप लोग की अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, चाहे तो आप मोबाइल में अपने लैपटॉप में कहीं से भी ये एक्सेस कर लें पीडीएफ वर्जन, या आपको लगता है कि आप इसका प्रिंट आउट निकाल के पढ़ सकते हैं तो वो आपके लिए ईजी रहेगा, तो आप उस फॉर्मेट में इसकी पढ़ाई कर सकते हैं। हम लोग BLI 229 के बारे में पढ़ा रहा हूँ। देखिए, ये लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ये आपकी बुक है इग्नू की लाइब्रेरी ऑटोमेशन, ठीक है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का जो ये सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो मेरे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उपकार बुक के, मैंने ये वहाँ से लिए हैं। लेकिन एक बात समझिए, जो भी क्वेश्चंस में ये उपकार बुक में आपको दिए गए हैं वो सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। ये बस आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। इनको करने के बाद ये कोई गारंटी नहीं है, 100% कोई श्योरिटी नहीं दे सकता, कभी भी कोई नहीं दे सकता। मैं नहीं दे रहा हूँ और कोई भी आपको नहीं देगा। अगर कोई आपसे ये बोले कि मेरे ये जो क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ लीजिए, बस इसी में से आपके जो इग्नू क्वेश्चंस आएंगे, तो कभी मत करिएगा। या तो वो बंदा जो आपसे ये कह रहा है बहुत बड़ी या बहुत ऊंची पहुंच रखता है अपनी इग्नू में, या तो फिर वो आपके साथ आपको बेवकूफ़ बना रहा है। दोनों में से कोई कंडीशन हो सकती है। आप देख लीजिए कि वो क्या आप बेवकूफ़ बन रहे हैं या उसकी सच में बहुत बड़ी पहुँच है इग्नू में। आप दोनों देखिए क्या बात है। मेरी इस चैनल्स के माध्यम से या जो मैं वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनका ऑब्जेक्टिव है आपका कंसेप्ट बिल्ड करना, आपको टॉपिक के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देना, नॉलेज देना, सो दैट कभी भी आप एग्जामिनेशन में हो तो आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी आपका क्वेश्चन फंसे, तो आप अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंग, अपने जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसके अकॉर्डिंग आप अपने ये क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। सो फ्रेंड्स, ये जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस के लिए हैं, ठीक है। इससे आपको मैं कोशिश करूँगा कि कंसेप्ट बिल्ड हो। क्वेश्चन करने के साथ साथ हम लोग आपको कुछ कंसेप्ट भी दे रहे हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे आपका कंसेप्ट बिल्डिंग का काम होता रहे। जैसे ही ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं अपनी जो ये इग्नू की बुक्स हैं, ठीक है, ये हमारे पास BLI 229 की 2 बुक्स हैं, बुक नंबर 1 और बुक नंबर 2। इन दोनों में से, क्योंकि जैसे इसमें देखिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन के बारे में बताया गया है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन इस बुक में क्या क्या दिया है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई हैं, डी स्पेस और GDSL, ठीक है, ये जो आपके सेकंड बुक है उसमें ये जो सॉफ्टवेयर के बारे में बात की गई हैं, ये क्या हैं, कैसे इस्तेमाल होते हैं, कब इन्वेंट हुए थे, कैसे यूज़ हो रहे हैं, इन सब के बारे में, कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, उनके बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। इस वीडियो में फर्स्ट 50 क्वेश्चंस आपके मैं ले रहा हूं, जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का टॉपिक है उसमें, और बाकी की वीडियोज़ में आप ये चीज़ें देखते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहला टॉपिक है हमारा, या पहला क्वेश्चन है, वहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, उपकार की जो मैंने आपको PDF भेजी हैं बुक्स की, वहाँ से मैंने ये क्वेश्चंस लिए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट और जो अच्छे क्वेश्चंस मुझे लगते हैं कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट हैं, उनके बारे में आपसे ये डिस्कस करने जा रहा हूँ। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ www रिगार्डिंग इंटरनेट? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। www का मतलब क्या है? ये फुल फॉर्म अगर आप इसका देखें तो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है, और इसका B ऑप्शन होगा आपका। इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड हाइपर टेक्स्ट मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम। यहाँ पे कीवर्ड यानी जो कंसेप्ट है वो आपको बता देता हूँ। हाइपर टेक्स्ट मल्टीमीडिया, मल्टीमीडिया यहाँ पे एक कीवर्ड है। मल्टीमीडिया का मतलब आप यहाँ पे टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, फुटेज, कुछ भी आप मल्टीमीडिया में, ठीक है, एक मीडिया नहीं है, मल्टीमीडिया है, तो मल्टीमीडिया में आप दे सकते हैं, मतलब कंटेंट डाल सकते हैं या वहाँ पे देख सकते हैं। ये
www का मतलब है, ठीक है। इसमें देखिए आप पहला क्वेश्चन, जो पहला ऑप्शन है, इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटेड हाइपरटेक्स्ट मल्टीमीडिया सिस्टम, यहाँ पे सिर्फ सिस्टम लिखा है, इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं लिखा है। सिस्टम से और इंफॉर्मेशन सिस्टम में बहुत बड़ा अंतर है। www यानी वर्ल्ड वाइड वेब एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो हमें देता है, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा, ए नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, विच हैज़ बिकम द मोस्ट पॉपुलर नेविगेशन टूल ऑन द इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, www सबसे ज़्यादा नेविगेशन टूल, क्योंकि आप कोई भी वेबसाइट आपको सर्च करनी है, सपोज करिए आप मेरी ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, एग्जांपल ले रहा हूँ, फेसबुक पे देख रहे हैं, कहीं भी देख रहे हैं, तो आपको www.facebook.com पे लॉगिन करना पड़ेगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं, www.youtube/ मेरे चैनल का नाम आप डालेंगे, वहाँ से आपको ये वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। तो आप जो भी चीज़ देख रहे हैं, जो भी आप सर्फिंग कर रहे हैं, मोस्ट पॉपुलर नेविगेटिंग टूल, नेविगेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, नेविगेट करना, और आपको किसी भी इंफॉर्मेशन पे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, सर्च करना है, तो आपको ये नेविगेटिंग टूल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो है www। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, द वर्ल्ड वाइड वेब ऑफ द इंटरनेट इज़ आल्सो कॉल्ड, इसको क्या क्या बोल सकते हैं, www बोल दीजिए, 3W बोल दीजिए, W3 बोल दीजिए, या सिर्फ www बोलिए। तो ये सारी चीज़ें आपके जितने भी ऑप्शंस में दिए हैं ये सारे सही हैं। व्हाट इज़ www, अब ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका आंसर होगा बेसिकली ये क्लाइंट सर्वर सिस्टम। क्लाइंट सर्वर सिस्टम का मतलब देखिए, क्लाइंट का मतलब कोई भी हो सकता है, मैं क्लाइंट हूँ और आप एक क्लाइंट हो सकते हैं। जैसे आपको एक इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको पास आउट कर रहा हूँ, ये आपके पास एक इन्फॉर्मेशन जा रही है, ठीक है। और क्लाइंट सर्वर मतलब सर्वर कहीं पे है, यूट्यूब का सही सर्वर है कैलिफोर्निया में, ये वीडियो मैंने अपलोड की, कहाँ पे अपलोड हुई, सर्वर पे। इसका सर्वर इंडिया में भी हो सकता है, कैलिफोर्निया में भी हो सकता है, जहाँ पे भी हो, सर्वर पे गई और आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो आपने वहाँ से इन्फॉर्मेशन ली, यानी सर्वर से आपने इन्फॉर्मेशन ली, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बेसिकली है क्लाइंट सर्वर सिस्टम, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ कॉल्ड दैट लैंग्वेज विच वेब पेज आर रिटन। ओके, वेब पेज रिटर्न करने के लिए यानी वेबसाइट बनाने के लिए। देखिए, जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं या आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़ती है कि मेरे पास एक वेबसाइट होनी चाहिए, तो आप वेबसाइट डेवलपर के पास जाएंगे, तो वो कोई वेबसाइट बनाएगा। अब वो बनाएगा का क्या मतलब होता है कि कोडिंग करेगा, लेकिन वो कोडिंग करने के लिए कोई लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा, और वो लैंग्वेज होगी HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, HTML, ये HTML का फुल फॉर्म है। और HTML हमेशा लिखी जाती है, यानी वेब डिज़ाइनिंग के लिए हमेशा एक जो लैंग्वेज लिखी जाती है वो होती है HTML। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछा जाता है कि वेब डिज़ाइनिंग के लिए या वेबसाइट बनाने के लिए आपको कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो इसका आंसर है HTML, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, द इंटरनेट एड्रेस आर आल्सो नोन एज URL, ठीक है। इंटरनेट का एड्रेस, आपके घर का एड्रेस क्या है, जो आपके घर का एड्रेस है, मतलब आपके घर पे कोई आना चाहता है तो उसको आपके घर का एड्रेस एक्सेस करना पड़ेगा। इंटरनेट पे कोई भी चीज़ अगर आप सर्च कर रहे हैं तो उसका एक URL है, मतलब उस इंफॉर्मेशन का एड्रेस है। उस इंफॉर्मेशन के एड्रेस को अगर आप एंटर करेंगे URL सेक्शन में या कमेंट बॉक्स या सर्च बॉक्स में, तो आपको डायरेक्ट उसी इंफॉर्मेशन के पॉइंट पे वो पहुंचा देगा। तो मतलब किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन अगर आपको सर्च करना है तो उसका URL आपको देखना पड़ेगा। URL आपका इंफॉर्मेशन एड्रेस होता है, ठीक है। द इंटरनेट एड्रेस, इसी के लिए हमने बोला क्वेश्चन नंबर 7 में जो इंटरनेट का एड्रेस होता है वो है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। देखिए नाम पे देखिए, यूनिफॉर्म रिसोर्स। अब यहाँ पे रिसोर्स क्या है, इंफॉर्मेशन, किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन हो सकती है, वो आपके लिए रिसोर्स है। लोकेटर, उसको लोकेट करने का, जैसे आपका एड्रेस क्या है, आप कोई भी XYZ पर्सन है, तो सपोज आपका नाम X है, X का लोकेशन कहाँ पे है, X का लोकेशन ये एड्रेस, जो भी एड्रेस आपका है वहाँ पे है। तो इसी तरह आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, वहाँ का एड्रेस आपको URL से पड़ता है इंटरनेट पे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ URL ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट का मेन फंक्शन क्या है, आंसर इज ए, इट प्रोवाइड वे टू स्पेसिफिक द एड्रेस ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वीडियो डॉक्यूमेंट, पिक्चर डॉक्यूमेंट, किसी भी तरह का PPT हो, किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट हो, उसका आपको एड्रेस मिलेगा।
एक मिनट ज़रा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 में बी ऑप्शन देखिए, ये कंफ्यूजिंग आपको हो सकता है। कंफ्यूजिंग का मतलब आप पढ़ेंगे तो सर लगेगा सर मुझे तो बी भी सही लग रहा है। इट प्रोवाइड अ वे ऑफ लोकेट द डॉक्यूमेंट, एड्रेस ऑफ द डॉक्यूमेंट और लोकेट ऑफ द डॉक्यूमेंट, दोनों में देखिए अंतर है। आपका एड्रेस बताना और आपकी लोकेशन बताना, दोनों में डिफरेंस है। देखिए यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और यूनिफॉर्म मतलब एड्रेस, इंटरनेट एड्रेस, यूआरएल जो होता है वो इंटरनेट एड्रेस होता है। आपकी लोकेशन चेंज हो सकती है लेकिन आपका एड्रेस, सपोज करिए आप अपने घर पे हैं, आप प्रेजेंट टाइम में अपने घर हो सकते हैं लेकिन 1 घंटे बाद हो सकता है आपकी लोकेशन चेंज हो जाए, लेकिन आपका एड्रेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। इंटरनेट पे कोई भी डाटा या आप कोई भी इंफॉर्मेशन जब आप सर्वर पे अपलोड करते हैं तो सर्वर पे वो जगह जाके सेव हो जाती है। अब उसका एड्रेस चेंज नहीं हो सकता, वो एड्रेस उसका फिक्स्ड हो चुका है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, मेरी जो ये वीडियो जा रही है आपके पास, या आप देख रहे हैं, ये कहीं न कहीं सर्वर पर सेव है। ऐसा नहीं हो सकता कि आज ये वीडियो एक यूआरएल पे हो, कल ये वीडियो किसी दूसरे यूआरएल पे पहुंच जाए, नहीं, ये इसका एड्रेस है, ये फिक्स रहेगा, ये लोकेशन इसकी चेंज नहीं हो सकती। इसलिए हमेशा याद रखिएगा यूआरएल जो होता है वो एड्रेस को बताता है, लोकेशन को नहीं। ये इसका की पॉइंट था, थोड़ा सा आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए इन्फॉर्मेशन दी गई है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, व्हाट इज़ कॉल्ड द वास्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इन www। अगर आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब पे कोई बहुत बड़ी कलेक्शन हो तो वो आप क्या कहलाएंगे, उसको वेब पेज कहेंगे। उस पेज पे आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 इरेलेवेंट है, आपके एग्जाम के लिए नहीं है। BSNL, ठीक है, जो विदेश संचार निगम लिमिटेड कंपनी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है इसके बारे में, आपके सिलेबस के बाहर है क्या है ये। हाउ मैनी कंपोनेंट्स आर रिक्वायर्ड टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए आपको कौन कौन से कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट हो सकती है, ठीक है। सपोज़ करिए आप, ये थोड़ा सा पुरानी इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन अगर आप 2010-2015 के आसपास अगर आपको कोई अपने घर में इंटरनेट लगवाना होता तो आपको कौन कौन सी ज़रूरत पड़ती, एक कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती, मॉडेम की ज़रूरत पड़ती, प्रोग्राम और टेलीफोन लाइन और इन सब चीज़ों। प्रोग्राम का मतलब कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर की, कोई ज़्यादातर प्रोग्राम की सॉफ्टवेयर की ही बात यहाँ पे करते हैं। तो कंप्यूटर, मॉडेम, प्रोग्राम और टेलीफोन लाइन, ये सारी चीज़ें अगर आपको मिलती तो आपको यहाँ पे आपके घर में इंटरनेट लग जाता। बाकी अब देखिए ऑप्शंस में टेलीफोन लाइन तो दी गई है लेकिन यहाँ पे कोई प्रोग्राम के बारे में नहीं बताया गया है, ठीक है। किसी भी प्रोग्राम, किसी भी ऑप्शन में प्रोग्राम नहीं है, सिर्फ डी ऑप्शन में प्रोग्राम है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बेस्ट वे क्या है, व्हाट इज़ द बेस्ट वे ऑफ इंटरनेट कनेक्टिविटी। इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए बेस्ट वे क्या है, वो है आपका ऑप्शन डी, डायल अप कनेक्शन विद मॉडेम एंड टेलीफोन, ठीक है। ये थोड़ी सी पुरानी बुक्स हैं या पुराना डाटा है, इसलिए आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। हो सकता है आज 2020 में जब आप ये एग्ज़ाम दे रहे हो तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी अलग मिले, बट यहाँ पे आपको ये आंसर देना पड़ेगा, डायल विद कनेक्शन विद मॉडेम एंड टेलीफोन। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, विच वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट सर्विस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस क्या है, वो है ईमेल, ठीक है, आपके क्वेश्चन। लेकिन आज इंटरनेट की सबसे इंपॉर्टेंट सर्विस ईमेल नहीं रह गई है, ठीक है। आप आज इंटरनेट पे सिर्फ ईमेल चेक करने के लिए या ईमेल रिसीव करने के लिए, सेंड करने के लिए नहीं आते हैं। आपके पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन या बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप इंटरनेट पे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, द प्रोग्राम दैट एक्ट एज इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द इंटरनेट इज़ नोन एज ब्राउज़र, ठीक है। आपको इंटरनेट पे कोई प्रोग्राम देखना है या यूज़र और इंटरनेट के बीच में, ठीक है। ये इंटरनेट है, ये यूज़र है, और इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन है, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कनेक्ट करेंगी चीज़ें वो आपको ब्राउज़र से होंगी, ठीक है। जैसे आप इंटरनेट ब्राउज़र इस्तेमाल करते हैं, क्रोम इज़ अ ब्राउज़र, ठीक है। क्रोम के इस्तेमाल करने से आप, या जैसे फायरफॉक्स है, क्रोम है, ये ऐसे क्या इंटरनेट ब्राउज़र हैं जहाँ पे आप यानी यूज़र और इंटरनेट, यानी जहाँ से आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन का काम करता है ब्राउज़र। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, 16 का आंसर ए होगा। 17 देखते हैं, व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द ब्राउज़र। ब्राउज़र के लिए इसमें से कौन सा कथन या कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, यानी फॉल्स है, उसके बारे में देखना है। देखिए यहाँ पे पॉइंट याद रखिएगा, नॉट लिखा है। कभी कभी बच्चे जल्दीबाजी में क्या करते हैं, नॉट को इग्नोर कर देते हैं या स्किप हो जाता है आपके दिमाग से, और आप इंटरनेट ब्राउज़र के बारे में जो सही इन्फॉर्मेशन है वो कहीं टिक करके आ जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर आपको मिलेगा
डी, इट सेव द इंफॉर्मेशन फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, व्हाट आर वेरियस टाइप्स ऑफ ब्राउज़र। ब्राउज़र से कितने टाइप्स हो सकते हैं? दो तरह के हो सकते हैं, या तो टेक्सुअल होगा या फिर एक ग्राफिकल होगा। टेक्सुअल ब्राउज़र कैसा होगा, आप उस पर टेक्स्ट करके, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप उस पर टेक्स्ट डालिए, कमांड देते थे, ठीक है, पहले के बाद कमांड दीजिए और कमांड देने के बाद आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। या फिर ग्राफिकल का मतलब आप कभी अपने इंटरनेट पे जाते हैं या मोबाइल में आप देखते हैं गूगल क्रोम का ग्राफिक बना रहता है, लोगो बना रहता है, आप उस पर क्लिक करते हैं और आपको इन्फॉर्मेशन जो भी आप टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, वो आपको मिल जाती है। तो जो आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, डेस्कटॉप से आप ब्राउज़र, गूगल क्रोम के ब्राउज़र का जो आइकन देखकर उस पर क्लिक करते हैं, वो होता है ग्राफिकल, वो ग्राफिक्स बना है ब्राउज़र का। लेकिन जब पुराने डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम चलते थे तो वहाँ पे आपको सर्च इंजन्स में या ब्राउज़र्स का कमांड देना पड़ता था, तब आपको इन्फॉर्मेशन मिलती थी, मतलब टेक्स्ट डालना पड़ता था। तो ब्राउज़र्स कितने तरह के हो गए? दो, या तो ग्राफिकल या तो टेक्स्ट बेस्ड। आंसर इज सी 18th का। 19 देखते हैं, विच टाइप ऑफ ब्राउज़र allow the user to see more of what www has to offer such as graphic, photograph, multimedia। देखिए मल्टीमीडिया का मतलब जिसमें आप ऑडियो, वीडियो, शॉर्ट क्लिप, सॉन्ग्स, मतलब कुछ भी आप, मल्टीमीडिया है, ठीक है, सिर्फ एक मीडिया पे नहीं डिपेंड है, मल्टीमीडिया है। ऐसे अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब पे, इंटरनेट पर, तो आप कौन से ग्राफिक का इस्तेमाल करेंगे, किस तरह के ब्राउज़र का इस्तेमाल करेंगे, वो हो जाएगा आपका ग्राफिकल ब्राउज़र। क्वेश्चन नंबर 20, विच टाइप ऑफ ब्राउज़र अलाउ अ यूज़र टू सी ऑल टेक्स्ट के बारे में, देखिए टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है, ऑल टेक्स्ट, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, द लाइनेक्स इज एन एग्जाम्पल विच टाइप ऑफ ब्राउज़र। लाइनेक्स क्या है? एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन लाइनेक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ओपन है, फ्री सोर्स है, ठीक है, उसके लिए आपको पैसा नहीं देना पड़ता, इसलिए ये आपको जो इन्फॉर्मेशन देता है, ये जो इसका ब्राउज़र है वो आपका टेक्स्ट बेस्ड ब्राउज़र है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हाट इज कॉल्ड दैट सर्विस ऑफ इंटरनेट दैट अलाउ एन इंडिविजुअल टू कनेक्टिवली ऑब्टेन एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ रिमोट कंप्यूटर। कहीं पे दूसरी जगह कोई कंप्यूटर है, अब यहाँ पे कंप्यूटर का मतलब ये सर्वर से है, सर्वर पे कोई इन्फॉर्मेशन है और आपको यहाँ से वो एक्सेस करनी है, तो जो आपके पास ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से किस ऑप्शन से वो आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं या देख सकते हैं या ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन, तो इसका आंसर आएगा ब्राउजिंग, ठीक है। आप इंटरनेट ब्राउजिंग करते हैं, ब्राउज़र की माध्यम से, या जो ब्राउज़र होते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र्स होते हैं, गूगल क्रोम और फायरफॉक्स, इनके माध्यम से आप क्या करते हैं, इंटरनेट पे अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्लोर करते हैं, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। व्हाट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट ब्राउजिंग, फिर से यहाँ पे देखिए, ध्यान रखिएगा, नॉट करेक्ट अबाउट ब्राउजिंग पूछा गया है, इसमें से कौन सा ब्राउजिंग के लिए करेक्ट नहीं है, तो कहीं आप करेक्ट वाला टिक मत का मार के आइएगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें क्या है, इट इज़ अ डायनेमिक सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट, इट्स अलाउ ऑब्टेन एनी डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, इट इज़ द सेम एज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इट डज नॉट प्रोवाइड मशीन टू द यूज़र। इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, आई गेस। आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज़ कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ विजिटिंग डिफरेंट वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे विजिट करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है वेब ब्राउजिंग, बहुत सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 28, 29 इररिलेवेंट है, आप मत पढ़िए, आपके सिलेबस से बाहर की चीज़ें हैं, कोई कनेक्शन नहीं है आपका। इग्नू की जो ये बुक्स हैं आपके पास, इन बुक्स में से कोई कनेक्शन नहीं है इसका, ठीक है, तो ये आप इसको स्किप कर दीजिए। आपसे सिर्फ मैं वही क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, फॉर वॉट आर्चीव इज द फर्स्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सिस्टम वॉज डेवलप्ड बाई, ये भी आपके लिए इररिलेवेंट है। क्वेश्चन नंबर 31, ये भी आप छोड़ सकते, सॉरी 30 और 31 ये भी आप स्किप कर दीजिए, कोई मतलब नहीं इनका, आर्काइव्स के बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वाई इंटरनेट इज़ फेसिंग सेवरल प्रॉब्लम्स इन ब्राउजिंग एंड नेविगेटिंग द रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। इंटरनेट पे जो ब्राउजिंग करते हैं, ब्राउजिंग करते समय क्या प्रॉब्लम फेस आती है, ठीक है, नेविगेशन में रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ये आती है ड्यू टू द ओवरलोडिंग ऑन इन्फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट पे अक्सर इन्फॉर्मेशन का ओवरलोडिंग होता है, मतलब कि या तो ट्रैफिक ज़्यादा है या तो कंटेंट ज़्यादा है,
और सर्वर में इतनी जगह नहीं होती, इतना प्लेस नहीं होता कि वो आपके कंटेंट को वहाँ पे प्रॉपरली स्टोर कर सके, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम आपको फेसिंग करनी पड़ती है। तो ये ओवरलोडिंग का जो प्रॉब्लम है वो आपको यहाँ पे इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, द प्रैक्टिस ऑफ ब्राउजिंग थ्रू द कंटेंट ऑफ न्यूज़ ग्रुप वेब और अदर इंफॉर्मेशन सर्विसेज ऑन इंटरनेट इज़ नोन एज सर्फिंग। देखिए जब भी कभी आप ब्राउजिंग, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, द प्रैक्टिस ऑफ ब्राउजिंग थ्रू, आप ब्राउजिंग कर रहे हैं, ठीक है, ब्राउजिंग कर रहे हैं कंटेंट ऑफ न्यूज़ ग्रुप वेबसाइट एंड अदर इन्फॉर्मेशन, किसी और इन्फॉर्मेशन की, किसी और न्यूज़ की, किसी और तरह की जानकारी के बारे में आप कुछ सर्च कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, वो कहलाता है सर्फिंग। ब्राउजिंग और सर्फिंग में ध्यान रखिएगा, जब आप ब्राउज़र की मदद से, हेल्प से इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं, इंटरनेट पे अपनी इन्फॉर्मेशन ढूंढ रहे हैं, तो वो कहलाता है ब्राउजिंग। लेकिन ब्राउजिंग की प्रोसेस, ठीक है, जब आप ब्राउज़र की मदद से इन्फॉर्मेशन और अपनी किसी भी तरह की न्यूज़, इन्फॉर्मेशन या कोई और मटेरियल सर्च कर रहे हैं, तो वो आपको कहलाता है सर्फिंग। क्वेश्चन नंबर 34, द इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप दैट सेंटर अबाउट ब्रॉड टॉपिक इन द इंटरनेट इज़ नोन एज मेल सर्विस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था आपके लिए, बहुत पुराना क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, अ कंप्यूटर दैट कनेक्टेड वन नेटवर्क टू अनदर फॉर द पर्पज ऑफ फाइल ट्रांसफर इज नोन एज गेटवे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक फाइल से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में अगर फाइल ट्रांसफ़र करने की जो बात की जा रही है, तो उसमें जो नेटवर्क बनता है, फाइल ट्रांसफ़र के लिए जो नेटवर्क बनता है, वो कहलाता है गेटवे। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, व्हाट नेम हैज़ बीन गिवन टू द टूल विच हेल्प द पीपल इन लोकेटिंग इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन द इंटरनेट वाया वेब। वाया वेब जो आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, यहाँ पे वो कहलाएगा सर्च इंजन। आंसर इज सी। 36 का आंसर आ जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन क्या है, इट इज़ द वेब बेस्ड सिस्टम फॉर सर्चिंग इन्फॉर्मेशन को सर्च करने का माध्यम है। सर्च इंजन के बारे में आपसे कभी कभी क्वेश्चन पूछा सकता है कि आपको कोई 4-5 चीज़ें दे दी जाएंगी और उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन है। ठीक है, सर्च इंजन के बारे में, जैसे आप गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, ठीक है, बिंग एक सर्च इंजन है। ऐसे आपके पास 4-5 ऑप्शन रहेंगे और उसमें से हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें से कौन सा सर्च इंजन है या सर्च इंजन नहीं है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, गूगल एक सर्च इंजन है, याहू एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है, और 1-2 और सर्च इंजन के बारे में आप नेट से पता कर लीजिएगा या इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा। तो आप ध्यान रखिएगा भाई, गूगल में सर्च इंजन के बारे में आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगता है मुझे। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ सर्च इंजन। सर्च इंजन का सबसे मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड अंडरलाइनिंग डाटाबेस। यूज़र यानी हम लोग जब इंटरनेट पे या गूगल पे या किसी भी तरह के सर्च इंजन पे इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं, तो वो इंफॉर्मेशन हमें देने का काम करता है सर्च इंजन। क्वेश्चन नंबर 39 छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। 39, 40 स्किप कर दीजिए, 41 भी छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आइए, इन विच ईयर याहू सर्च इंजन वॉज लॉन्च्ड। याहू सर्च इंजन के बारे में पूछा जा सकता है, मतलब जब सर्च इंजन आप पढ़ रहे हैं तो आप याहू को भी कवर कर लीजिएगा। 1994 में याहू सर्च इंजन का डेवलपमेंट हुआ था सबसे पहले, मतलब गूगल से पहले याहू आया था। देखिए याहू आया था 1994 में, और लैरी पेज जो गूगल के फाउंडर हैं या CEO हैं, फाउंडर जिन्होंने गूगल सर्च इंजन बनाया था या गूगल कंपनी जो बनाई थी, उन्होंने ये बाद में, ये जो सर्च इंजन आया था वो बाद में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फोसिक्स इज़ अ पॉपुलर। ये भी आप छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 44 भी छोड़ दीजिए, 45 भी छोड़ दीजिए, 46 भी आप छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, www इज़ अ मल्टीमीडिया लिंक्ड डाटाबेस सिस्टम दैट कवर द एरिया ऑफ। कहाँ, ये जो www है वो कितने एरिया कवर करता है, ये होल एरिया कवर करता है। ठीक है, ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, यानी होल ग्लोब। आंसर इज डी, होल ग्लोब। क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज कॉल्ड द इंफॉर्मेशन अबाउट इंफॉर्मेशन एंड डाटा अबाउट डाटा। ओके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। देखिए बहुत आसान है, डाटा अबाउट डाटा इज कॉल्ड मेटा डाटा। किसी डाटा का, ठीक है, कोई डाटा हो सकता है,
उस डाटा में क्या डाटा है इसका एक डाटा बना देना मेटा डाटा कहलाता है। ठीक है, ये एक इन्फॉर्मेशन है। तो मेटा डाटा क्या है? डाटा अबाउट डाटा। यहाँ पे जो कीवर्ड्स हैं जो सबसे लास्ट में लिखा है डाटा अबाउट डाटा इज इक्वल टू या इज कॉल्ड मेटा डाटा। आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, व्हाट इज मेटा डाटा? मेटा डाटा क्या है? अ कलेक्शन ऑफ डाटा विच डिस्क्राइब एन इंफॉर्मेशन। एक इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना कि इस इंफॉर्मेशन में क्या है, क्या इंफॉर्मेशन है, किस चीज़ की इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब करना कहलाता है मेटा डाटा। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विच वन स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट अबाउट मेटा डाटा। अब आपको ये जितने स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इन सब के स्टेटमेंट्स में मेटा डाटा के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है इसके बारे में हमें देखना है। पहला देखते हैं, दिस इज़ नथिंग बट डाटा अबाउट डाटा। येस, इट्स ए ट्रू। इट रिफर टू एनी कलेक्शन ऑफ डाटा। येस, वो कलेक्शन ऑफ डाटा के बारे में बात करता है। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बिब्लियोग्राफिक डाटा। येस, ये बिब्लियोग्राफिक डाटा से अलग होता है। बिब्लियोग्राफिक डाटा भी एक मेटा डाटा है, लेकिन ये इससे अलग भी चीज़ हो सकती है। एंड द लास्ट इज इट इज़ वेरिएंट फ्रॉम डाटा। नहीं, ये ऑप्शन आपका गलत रहेगा। आंसर इज डी। ओके, 50 क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग टू शीट्स हो गए हैं, बट हम लोग कुछ और, क्योंकि मेटा डाटा और इन सब चीज़ों के बारे में ही आगे बात चल रही है, तो मैं थोड़ा सा और कंटिन्यू करता हूँ। व्हाट इज़ द एम ऑफ मेटा डाटा? मेटा डाटा का एम क्या है? आंसर इज टू कैटलॉग ऑल सोर्स ऑफ और रिसोर्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट में क्या क्या डाटा है? देखिए, इंटरनेट पे तो बहुत सारा डाटा पड़ा है, लेकिन इंटरनेट पे क्या डाटा पड़ा है इसके बारे में बताने का जो काम होता है वो करता है हमारा मेटा डाटा। आंसर इज सी। व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन मेटा डाटा? मेटा डाटा में कौन सी दो तरह की इंफॉर्मेशन मिलती है? इसका आंसर होगा डी, जिसमें ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही हैं। पहला है बेसिक डिटेल अबाउट द इंस्ट्रक्शन दैट होल्ड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, और आंसर बी बेसिक डिटेल अबाउट द रिलेवेंट डाटा सेट्स। ठीक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। आंसर इज डी, बोथ सही। What is called the system which process bibliographic data and other records of human knowledge and also provide their access to users? What is called the system which provide bibliographic data and other records of human knowledge and also provide other access to the users? इसका आंसर हो जाएगा इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपका वो बिब्लियोग्राफिक डाटा या कोई और अदर रिकॉर्ड्स या जो हमारे पास नॉलेज है, ह्यूमन नॉलेज है, उसको इन्फॉर्मेशन देने का काम करता है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम? नेशनल इन्फॉर्मेशन सिस्टम बनाने का काम किसने किया था? यूनेस्को ने। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं मैंने BLI 221 की क्लास में, जहाँ पे यूनेस्को वाले जो टॉपिक्स थे वहाँ पे मैंने ये चीज़ें क्लियर की थी। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन सेंटर? इंफॉर्मेशन सेंटर का बनाने का काम क्या है? स्टोर करना, इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, और डिसमिनेशन मतलब इंफॉर्मेशन को स्टोर करके उसको फैलाना। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी थी। चलिए 55 क्वेश्चन तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के मैं क्वेश्चंस और भी नेक्स्ट वीडियो में अपने कंटिन्यू रखूँगा। और फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको फिर से बता देता हूँ, जितने भी क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस किए हैं सिर्फ आपको ये गाइड करने के लिए हैं कि किस तरह से इन्फॉर्मेशन आपके पास पहुंच सकती है, कैसे किस नेचर के क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं। हमारा फाइनली फोकस होना चाहिए, जब ये सारे चैप्टर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा फोकस फाइनली होना चाहिए हमारी ये इग्नू की बुक्स पे। इनसे हम लोग अपने अच्छे से तैयारी करना स्टार्ट करेंगे, कंसेप्ट बिल्डिंग करेंगे, ताकि हमारा एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन आए तो वो कंप्लीट हो जाए, मतलब छूटे ना। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कभी भी कोई भी आपसे कहे कि ये मेरी इन्फॉर्मेशन है, ये मेरा नोट्स है, ये मेरी गाइड है, इसको पढ़ लीजिए, इसी में से सारे क्वेश्चंस आएंगे, प्लीज़ इतना आँख बंद करके भरोसा मत करिएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा कि कहीं वो बंदा या तो इग्नू में बहुत अच्छा उसकी पकड़ है, बहुत अच्छा सोर्स है कि वो आपको पेपर आउट करा रहा है, या तो फिर वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। बहुत ध्यान रखिएगा, इसलिए पूरा फोकस रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, कंसेप्ट बिल्ड करिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। नॉलेज बढ़ाने से आपको 100% श्योरिटी रहेगी कि एग्ज़ाम में जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक। आगे भी ऐसी ही अच्छी वीडियोस कंटिन्यू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइए, आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कोशिश करिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मैंने पुराने वीडियोस में आपको शेयर किया है, इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, 7007599629 मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है। मैं कोशिश करूँगा अपना जितने भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप हैं उनके लिंक्स मैं प्रोवाइड करा दूँ नीचे आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि वहाँ से भी आप इनको व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकें, और जो भी कोर्स के बारे में या जो मेरा ये सिलेबस चल रहा है उसके बारे में किस तरह की और कोई इन्फॉर्मेशन है वो आप वहाँ पे आपको आसानी से मिलते रहे।
चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।